अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज इब्राहिम। मॉक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 शेयर से था और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा शेयर से था, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सखर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Majority of the paid up share capital has been held by the Ahmed family and Ghani family, who are the main sponsor of STL since incorporation in 2015. In June 2022, STL got listed on the PSX. Extract from the STL audited financial statement as on 31 मार्च 2023 are as follows. ऑथराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 900 मिलियन का है, पेड अप शेयर कैपिटल 500 मिलियन का है, अनएप्रूव्ड प्रॉफिट 3500 मिलियन का है। करंट शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इस 500 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि अहमद फैमिली के पास 200 मिलियन है, गनी फैमिली के पास 140 मिलियन है, हाफिजाबाद के पास 50 है। सारा आपके पास एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, 500 मिलियन का ब्रेकअप दिया हुआ है, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर उसके बाद वो कहता है द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च सोलर व्हीकल अंडर इट्स ब्रांड नेम. In this regard, STL plans to acquire large-scale production facilities in Faisalabad, especially for manufacturing solar vehicles. The company would require an initial investment of rupees 800 million, which will be utilized for acquiring the production facilities and initiating commercial production of solar vehicles. The funds needs to be arranged by 30 September 2023. To cater the financing requirement of the project, STL board is considering the following proposal. सही है भाई, कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 मिलियन की जरूरत है, सही है। उसके लिए क्या बोर्ड कंसीडर करा है? बोर्ड कंसीडर करा है राइट इशू कर देते हैं हम, सही है। हम राइट इशू कर देते हैं। इशू 40 मिलियन राइट शेयर ऑफ एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 पर शेयर। 20 रुपए का हम शेयर इशू करते हैं। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की होती है। 40 मिलियन शेयर इशू करते हैं, 800 मिलियन हमारी जेब में आ जाएंगे। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द इशू विल बी रुपीज 600 मिलियन। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी वो 600 मिलियन की होगी। In the event after any portion of the right issue remain unsubscribed, a long-term loan from the bank will be taken to cover the shortfall. अगर 600 मिलियन से भी पैसे पूरे नहीं होंगे, लेट्स से इन द इवेंट दैट एनी पोर्शन ऑफ द राइट इशू, सही है, अगर कोई राइट इशू अनसब्सक्राइब रहेगा तो हम उससे बैंक लोन के कवर कर लेंगे। वाइल गनी फैमिली अपीयर्स रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट फर्दर इन STL, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द अदर शेयर होल्डर्स विल सब्सक्राइब टू द इशू. Furthermore, ATL, an associate company of STL, will be offered to adjust its subscription amount to settle an existing loan provided to STL, which is. तो कंपनी ने ऑलरेडी अपने एसोसिएट से लोन लिया हुआ, उसने कहा मैं लोन नहीं दे रही, मेरे शेयर ले लो। तो इस तरीके से भी कुछ 500, 100, 150 मिलियन हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास प्यारे बच्चों लिखा हुआ है राइट इशू से रिलेटेड। और अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट को देख लें, सवाल की रिक्वायरमेंट में वो आपसे कहता है Under the applicable corporate laws, analyze each of the above proposal. दूसरा proposal TFC है हमारे पास, ये दूसरा proposal TFC, उसके ऊपर हम आते हैं। Under the applicable corporate laws, analyze each of the above proposals separately and highlight any shortcomings that must be addressed by the STL before making a decision. 11 नंबर है, एनालाइज भी करना है और हाईलाइट करनी है शॉर्टकमिंग को, जो कि एड्रेस होनी चाहिए ताकि उसका डिसीजन फाइनल हो सके। सही है प्यारे बच्चों। देखिए, अब जब सवाल आपने पढ़ा तो सवाल शेयर से आ रहा है, ठीक है। कंपनी लिस्ट हो चुकी है। एक चीज़ बड़ा क्लियर है, हेडिंग क्या लिखी हुई आ रही है बच्चों? हेडिंग लिखी हुई आ रही है राइट इशू की, ठीक है। शेयर्स का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, जब ये राइट इशू की तरफ जा रहे हैं, तो मैं फौरन से अपने फिलहाल समरीज पे आ जाता हूँ। तो बच्चों एक काम हम ये कर लेते हैं कि राइट इशू के हमारे पास, अगर मैं देखूं मेरे पास ये जो पब्लिक ऑफरिंग, मेरे पास जो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की रेगुलेशन आ रही है, तो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में मेरे पास इशू ऑफ शेयर्स बाय अदर देन राइट ऑफर है, ये रेलिवेंट नहीं है। बोनस इशू हो रहा है, बोनस इशू रेलिवेंट नहीं है। क्या चीज़ है भाई? राइट इशू है, सही है। कंडीशंस फॉर राइट इशू, अब ये जनरल कंडीशंस है, सही है। ये 1 पेजर पे आपके पास सारी जनरल कंडीशन आ रही है। आपने पहले इसको देखनी है और फिर सवाल में आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ आपके, इसको हल्के हल्के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड की अप्रूवल चाहिए जो कि क्लियरली स्टेट करें ये सारी बातें। बोर्ड की अप्रूवल चाहिए जो कि क्लियरली स्टेट करें ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। राइट एंड बोनस साइमल्टेनियसली तो क्लैरिफिकेशन देनी है, ये भी रेलिवेंट नहीं है। लेटर सारे मेंबर्स को जाना चाहिए, ये भी रेलिवेंट नहीं है, सही है। लिस्टेड कंपनी में इशू राइट शेयर एट फेस वैल्यू or premium provided the director and substantial shareholder undertake in writing that they will subscribe the shares. Balance is underwriting through at least 2 underwriter. भाई ये एक खतरनाक बात है, ये तो सवाल में भी लिखा हुआ था। इससे रिलेटेड तो सवाल में भी कोई चीज़ लिखी हुई थी। एक काम ये करते हैं, सवाल की तरफ वापस आते हैं और सवाल में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि मैं 20 रुपए का शेयर इशू करूंगा। इसका मतलब प्रीमियम पे इशू कर रही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 600 मिलियन की होगी और जो राइट इश्यूज होंगे अगर वो अनसब्सक्राइब होंगे तो लॉन्ग टर्म लोन बैंक से ले लिया जाएगा। गनी फैमिली अपीयर्स टू रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट फर्दर। गनी फैमिली को ऊपर देखते हैं, गनी फैमिली के पास 500 में से 140 मिलियन है। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की डेफिनेशन सिक्योरिटीज एक्ट में डिफाइन है, सही है। तो 140 को अगर आप डिवाइड करेंगे 500 से तो एक परसेंटेज आ जाएगी, वो परसेंटेज सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है जो गनी साहब है, ये गनी साहब तो भाई सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है। जब सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है और कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू कर रही है तो लॉ यहाँ
यहाँ पे आपसे कहता है, लॉ आपसे यहाँ पे कहता है कि भाई उनको रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा कि भाई वो शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, और वो नहीं कर सकते तो किसी और पर्सन के थ्रू अरेंज करके देंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। सही है, अच्छा ये बात समझ आती है। और जो बैलेंस होगा वो अंडरराइट करेगा एटलीस्ट 2 अंडरराइटर। सही है, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि भाई अंडरराइटर तो कुछ भी नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है बैंक लोन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है यहां मुझे इसी पॉइंट से, इसी कानून से सवाल, मैं आपको वही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। सवाल पढ़ा, रेलिवेंट लॉ में, रेलिवेंट लॉ आपने अपने सामने रखा और सामने रख के आपने देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सवाल और रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। सही है, बोर्ड के अप्रूवल में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, रेलिवेंट नहीं है। फ्रैक्शनल शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये रेलिवेंट नहीं है। सही है, लेटर सारे मेंबर्स को जाएगा, ये इतना रेलिवेंट अभी नहीं लग रहा। रेलिवेंट क्या लग रहा है, जो सवाल में इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये चीज़ अटैच कर रही है, ये लॉ लिखा, फिर सवाल की वर्डिंग्स को यूज़ करके हमने उसको ड्राफ्ट करना होता है। प्यारे बच्चों, सही है, राइट शेयर शेल ओनली बी ऑफर्ड फॉर कैश, नॉट टू चेंज द पर्पस ऑफ प्रोसीड। राइट शेयर शेयर ओनली बी ऑफर्ड फॉर कैश, ये एक और अच्छा पॉइंट मिल गया प्यारे बच्चों। वहां पे लिखा हुआ था कि राइट शेयर्स वो इशू करेगा और जो लोन का अमाउंट दिया हुआ था वो सेटल हो जाएगा। नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, राइट शेयर्स हमेशा कैश के थ्रू ही होंगे प्यारे बच्चों। सही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म फॉर एग्जिट अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, मेले रेलिवेंट नहीं है। सही है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, company can opt for announcing minimum subscription subject to the condition that it should not be less than 90% of the size of the right issue. It should not be less than the 90% of the size of the right issue. सही है, 800 मिलियन मुझे चाहिए। मैंने सवाल अगर देखे, मैंने कहा सर ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सवाल से रेलिवेंट है, सवाल में वो कहता है 800 मिलियन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 600 मिलियन। सवाल में लिखा हुआ है पैसा चाहिए 800 मिलियन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी हुई है 600 मिलियन। इसका प्यारे बच्चों 800 का अगर मैं 90% लूँ तो वो कुछ मेरे पास बनता है शायद 720 मिलियन। तो सर इसका मतलब है एक और पॉइंट मुझे मिल गया लॉस है जिसके ऊपर मैं कमेंट्री कर सकता हूँ, should not be less than 90% of the size of the right issue and director undertake to subscribe their portion, और जो पब्लिक पोर्शन होगा वो अंडर रिटर्न होना चाहिए, सवाल में लिखा हुआ है बैंक से ले लेंगे, नहीं, जो पब्लिक पोर्शन होगा वो, तो जो जितनी होल्डिंग आपके पास है वो तो आपने सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। और जो पब्लिक का पैसा है, अगर पब्लिक जो है अगर वो आपसे नहीं करती, जो डायरेक्टर्स है, जो अंडर जो सब्सटेंशियल होल्डर है, वो तो करेंगे। उसके अलावा जो बेचारे इक्का दुक्का शेयरहोल्डर है, जो 2-3 शेयरहोल्डर, अगर वो नहीं करते तो आपने अंडरराइट करना जरूरी होगा। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि जी हम बैंक से पैसा ले लेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों मुझे बेतहाशा चीज़ें मिल गई। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये समरी है हमारे पास। और अगर मैं ये आपके सामने रखूं, जो हमारे पास डिटेल नोट्स है जिसके अंदर हमने सारी इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लिंकिंग वगैरह देखी थी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, कंडीशंस फॉर राइट इशू A to Z हैंडआउट्स, सारी की सारी इसकी इलस्ट्रेशंस, ये सब कुछ हम कर चुके थे। अगर क्लैरिफिकेशन है तो वो कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों हमने देखा था। अगर आप देखें, राइट शेयर शेल ओनली बी ऑफर्ड फॉर कंसिडरेशन ओनली इन कैश, right shares shall not be subscribed for consideration of already injected funds in the issuing company by the subscriber either in the form of loan or any other consideration. अगर आप ये पॉइंट देखो, मैंने हैंडआउट में एग्जांपल भी रखी हुई थी। Suppose if a subscriber or company exercise the letter of right for consideration of waiver of loan that he had given to company, it is not allowed. सेम चीज उसने इलस्ट्रेशन वाली सवाल आपसे पूछ लिया बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं इसके आंसर पे। अब देखिए, मैंने आंसर बड़ा जबरदस्त, मैंने कहा सवाल में क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन में पिक कर चुका हूं और फिर मैंने सच आंसर लिखा है। सवाल में लिखा हुआ है 40 मिलियन शेयर दे रहा हूं 20 रुपए के हिसाब से। गनी फैमिली अपीयर्स टू बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट फर्दर इन STL। द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द अदर शेयरहोल्डर विल सब्सक्राइब टू द इशू। A listed company may issue right share at a face value or at the payment to face value provided the director and the substantial shareholder, और ये बंदा सिक्योरिटीज एक्ट के हिसाब से substantial shareholder है, undertake in writing that they will subscribe the right shares to be offered and the balance of the right issue is underwritten through at least 2 underwriters not being तो इसका मतलब है अंडरराइटिंग होना जरूरी है। सवाल में लिखा हुआ था कि जी अंडरराइटिंग नहीं करवा रहे, पैसे नहीं मिले तो हम बैंक से ले लेंगे। इसी चीज को मैंने सजेस्टेड आंसर में लिख दिया, STL is considering to issue right share at a premium of ₹10 per share. STL can issue right shares at premium only if the following condition occurs: substantial shareholder, that is Ahmed family, Ghani family and HPL, who hold an interest equal to 10% or more of the issued share capital of the STL must provide a written undertaking. कंपनी कह रही है मैं कॉन्फिडेंट हूं, भाई नहीं, उससे अंडरटेकिंग लेनी है, that they will subscribe the right shares according to their right entitlement or arrange subscription through other person, और ये जो लिखा हुआ है ना, subscription for the same to the other person, सही है। Therefore, even if the Ghani family is not interested in investing in STL, they must still provide the undertaking to arrange subscription from alternative resources. Otherwise,
issuance of the right shares cannot proceed. सही है. The remaining portion of the substantial shareholder और डायरेक्टर के अलावा जिनके पास शेयर होल्डिंग है, the remaining portion of the right issue must be underwritten, not being associated company, therefore covering the unsubscribed portion, though long term debt as proposed is not permitted. वो जो कह रहा है कि 600 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, 200 में बैंक से लोन ले लूंगा, अगर पैसा नहीं है, नहीं, ये गलत है. सही है. अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. सवाल में एक और चीज लिखी हुई थी. इन द इवेंट दैट एनी पोर्शन ऑफ द राइट इशू रिमेन्स अनसब्सक्राइब्ड, अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक विल बी टेकन. ये मैंने आपके साथ कवर कर लिया. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इशू विल बी 600 मिलियन. सही है. यहां पे लॉ आपसे क्या कहता है? The minimum subscription amount should not be less than 90% of the size of the right issue. सही है. अगर 100 रुपए है तो 90 रुपए से कम नहीं होना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट एटलीस्ट 90 होनी चाहिए. STL में opt to announce a minimum subscription amount that is lower than the amount of the right issue. However, the minimum subscription amount should not be less than 90%. तो 800 का 90% बनता है 720 में. Therefore, setting the minimum subscription amount of 600 of the size of the right issue is not permissible. The minimum subscription amount needs to be raised to 720 million. सही है. तो ये मैंने एक और चीज लिख दी. The announcement of the minimum subscription amount is optional. However, if STL opts for a minimum subscription, substantial shareholder must provide a written undertaking. कि अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट किए तो भाई जिसकी कंपनी है, जिसके पास शेयर होल्डिंग है, वो भी तो लिखे ना कि मैं ये पैसे दूंगा. सही है. ये तीसरी चीज हो गई प्यारे बच्चों. Furthermore, ATL and associated company of STL will be offered to adjust its subscription amount to settle an existing loan. तो यहाँ पे conditions for right issue में मेरे पास लिखा हुआ था, subject to the requirement of section 83 of the act, a listed company issuing right share shall comply with the following general condition. पहली condition, right share shall only be offered in cash. यहाँ तो कैश आ ही नहीं रहा. right share shall not be subscribed for cancellation of the already injected fund. पैसा लोन दिया हुआ है उसने. सही है. तो इस चीज के ऊपर भी प्यारे बच्चों मैंने कॉमेंट्री कर दी. तो देखें अगेन जो इस आंसर का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा. सवाल पढ़ के लॉ पिक करना है. लॉ में अगर आपने पिक कर लिया कि ये लॉज है और ये हेडिंग्स एप्लीकेबल है, उस हेडिंग्स को सामने रखना है. फिर आपने सवाल वापस पढ़ना है और सवाल पढ़ के आपने देखना है कि इन सवाल में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आईकैप ने दी है जो कि इस हेडिंग से मैच कर रही है. सही है. आपने वो लॉ लिखा और जो सवाल में लिखा था वो लिखा और फिर उसके बेसिस पे आपने आंसर लिखा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ. सही है. बच्चे ने पेपर में गलती क्या की थी, सारी की सारी कंडीशन छाप के आ जाए. फ्रैक्शनल शेयर्स भी लिख कर आ गए, बोनस शेयर्स भी लिख कर आ गए, बोर्ड डिस्कशन में ये भी आना चाहिए. जो सवाल में लिखा हुआ है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, उससे रिलेटेड आप चीज़ों को बताएं. ठीक है भाई. चले, हमारे पास एक और सवाल था. Issuance of TFC, दूसरा ऑप्शन भाई, issuance of TFC. Issue 8 million TFC with a face value of ₹100 each. These TFC will mature after 5 years from the date of issuance. मतलब लॉन्ग टर्म TFCs है. STL plans to issue 7 million TFC through a book building mechanism, while the remaining TFC will be allocated to the retail investor. बुक बिल्डिंग से 7 मिलियन TFC, 8 में से 7 मिलियन TFC बुक बिल्डिंग के थ्रू, बाकी 1 मिलियन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू. वो कह रहा है अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ एनालाइज ईच. तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं 8 मिलियन TFC इशू कर रहा हूं, इससे मेरे पास 800 मिलियन आ जाएंगे प्यारे बच्चों. और जो TFC में बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू इशू करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे आप पब्लिक से पैसा मांगने जा रहे हैं. सही है. यहाँ पे फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं होगा. यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगी और पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन में या तो शेयर्स है या डेट सिक्योरिटीज है. जो डेट सिक्योरिटीज वाला पार्ट था वो अप्लाई हो जाएगा. अगर आप कहते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी देख लेते हैं. ये प्यारे बच्चों हमारे पास एक हैंडआउट आ रहा है जो कि हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन का समराइज हैंडआउट था. सही है. इसमें कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई थी, प्रोसेस बताया हुआ था. चैप्टर 3 जो था वो पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर से रिलेटेड था. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो चैप्टर 8 जो हमारे पास था वो पब्लिक ऑफर ऑफ डेट सिक्योरिटीज था. सही है. और डेट सिक्योरिटीज की यहाँ पे उसने कंडीशन आपको सारी की सारी बताई हुई थी. अब हम चलते हैं. यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग में मेरे पास जो हैंडआउट है वो डेट सिक्योरिटीज का है और पब्लिक ऑफरिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज में मैं आ जाता हूँ. जब मैं पब्लिक ऑफरिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज में आता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म लिखा हुआ है. बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब मैंने पिक कर लिया. यहाँ से एक चीज आई हुई है, डेट सिक्योरिटीज को मैंने लिखा. डेट सिक्योरिटीज मैंने पूरा गो थ्रू करा. आपने पेपर में किस तरह करना है, आपके सामने डेट सिक्योरिटीज आ गई, डेट सिक्योरिटीज आ गई, डेट सिक्योरिटीज आ गई. आपने कहा ये मेरे पास पब्लिक ऑफरिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ये मेरे पास डेट सिक्योरिटीज आ चुकी हैं प्यारे बच्चों. अगर मैं आगे चलूँ तो वो कहते हैं जनरल कंडीशन फॉर द पब्लिक ऑफर ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ऑथराइज बाय मेमोरेंडम होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए. फिर इन्वेस्टमेंट एजेंट और शरिया एडवाइजर से रिलेटेड बातें करता है. इन्वेस्टमेंट एजेंट शरिया एडवाइजर क्रेडिट रेटिंग सवाल में नहीं दी हुई, तो मैं यहाँ पे इतना नहीं फंसूंगा प्यारे बच्चों. उसके बाद अगर वो देखें तो वो कहता है कि जी शॉर्ट टर्म कंडीशन फॉर शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म है, इस पर भी नहीं घुसूंगा मैं और आगे चलूंगा. फिर वो कहता है इश्यूइंग और पेइंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें भी नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए. बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म फॉर डेट सिक्योरिटीज, हाँ यहाँ पे सवाल में बुक बिल्डिंग भी लिखा हुआ था, तो यहां पे आ जाता हूं मैं. यहां पे वो कहता है maximum 75% of the sure size shall be allocated to the book building portion and the remaining of 25% to the retail investor.
सही है, रिटेल पोर्शन ऑफ द पब्लिक ऑफर शैल बी फुली अंडररिटन प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट 25% एलोकेशन टू द रिटेल पोर्शन में बी रिलैक्स बाय द कमीशन। मैंने कहा जानी सवाल, ये जो लॉ लिखा हुआ है यही एग्जैक्टली चीज़ सवाल में भी लिखी हुई है, यही एग्जैक्टली चीज़ सवाल में भी लिखी हुई है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने फौरन से ये लॉ यहाँ पे लिख दिया, जो एक्जैक्टली मैंने आपके साथ पढ़ा, और फिर मैंने उसके ऊपर कमेंट्री कर दी। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017, अ मैक्सिमम ऑफ 75% ऑफ द इशू साइज कैन बी एलोकेटेड टू द बुक बिल्डिंग पोर्शन विद द रिमेनिंग 25% टू द रिटेल इन्वेस्टर एंड द रिटेल इन्वेस्टर शैल बी फुली अंडररिटन। हाउएवर द रिक्वायरमेंट कैन बी रिलैक्स्ड बाय द कमीशन। Therefore, STL shall require permission from the commission to issue 7 million। 8 मिलियन का अगर मैं 25% देखूं, 8 मिलियन में से आप मैक्सिमम 75% कर सकते हो, सही, मैक्सिमम 75% कर सकते हो। Therefore, STL shall require the permission from the commission to issue 7 million TFC through book building as it would constitute 87.5% of the issue size, which is 12.5% higher than the allowed limit। बस ये चीज़ लिखनी थी प्यारे बच्चों, और कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आराम से इसके ऊपर कमेंट्री कर दी, और इसके ऊपर कमेंट्री करके राइट इश्यू और TFC दोनों के ऊपर 11 मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिया। अब वो पार्ट बी में आपसे कहता है, एज्यूम दैट इन ए अबव STL proceeds to make an arrangement to issue 5 million TFC of rupees 100 each through the book building process। The book building was conducted in which the following bids were received from various bidder at the close of the bidding period। ये सारी ABCDEFGHI की तरफ से आपके पास सारी bids आ गई है। Under the applicable corporate law, advise the profit rates at which the TFC should be issued and how they should be allotted to the bidder। Specify the information that must be included in the investor agreement agreeing regarding the issuance of the TFC। सही है प्यारे बच्चों, का पार्ट 1 को देखें, बड़ा आसान है। एडवाइज द प्रॉफिट रेट, मैं पब्लिक से पैसे मांगने जा रहा हूँ, मुझे बताएं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मुझसे मांगेगा। एक काम करते हैं ना, पहले तो काम ये करते हैं, हम आराम से लॉ में आते हैं। लॉ में हम गए और लॉ में हमने आके देखा, at the close of the bidding period the cut off profit shall be determined on the basis of the reverse Dutch auction method by arranging all the profit spreaded in an ascending order along with the number of debt securities and the cumulative number of debt securities bid for each profit। The allotment shall be made on the basis of highest bid security, that is the bid made at the lowest profit। सही है, ये करते 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 ये आपने ये लॉ लिखा, आपने ये लॉ था हमारे पास डच ऑक्शन मेथड से रिलेटेड, ये आपने लिखा प्यारे बच्चों। अगर आप देखें क्लास को जो हमने ली हुई है क्लासेस, इसके ऊपर पूरी इलस्ट्रेशन थी, और टेक्निकली स्पीकिंग यही इलस्ट्रेशन से रिलेटेड उसने सवाल पूछ लिया, एग्जैक्टली सेम सवाल इसी इलस्ट्रेशन के तहत पूछे। सही है, सवाल में आते हैं प्यारे बच्चों, और अगर हम सवाल में आए तो सवाल में हमने एक काम ये कर लिया, सवाल में जो लॉ था पूरा उसको लिख दिया हमने कि भाई अलॉटमेंट होगी कैसे। सही है, जो सबसे कम रेट मांगेगा उसको देता रहूँगा, फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा ज़्यादा रेट वाला होगा उसको देता रहूँगा। इस तरह करते करते जितने मुझे पैसे चाहिए, अगर वो पैसे मिल गए, वो मेरा कट ऑफ रेट होगा, सबको उसी कट ऑफ रेट पे आके मैं अलॉट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा तो इसके ऊपर हम चलते हैं। अगर मैं सवाल आपके साथ देखूँ बच्चों, अगर हम सवाल देखें तो सवाल में चाहिए भाई 500 मिलियन। सही, सवाल में चाहिए 500 मिलियन और रिवर्स डच ऑक्शन मेथड को अप्लाई करें। तो अगर हम देखें, सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि सबसे कम पैसे आपसे किसने मांगे, सबसे कम परसेंटेज पे कौन मांग रहा है। सही है, जी कह रहा है कि भाई 7% पे मुझे दे दो 50 मिलियन। आप बोलोगे ज़बरदस्त, आ जाओ, असेंडिंग ऑर्डर। सही है, जो सबसे लोवेस्ट रेट कोट कर रहा होगा, आपने 7% पे इसको दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको चाहिए कितने, 500 मिलियन। 500 मिलियन में से 50 तो निकल गए, 50 निकल गए। ठीक है, इसका मतलब है अभी भी पैसे रहते हैं और आते हैं। भाई दूसरा देखते हैं और कौन सा आ रहा है, 7.5%। 7.5% वाले भाई को पकड़ा हमने कहा एच, ये जी था, ये एच था। एच कितने पैसे देने को तैयार है भाई, एच भी 50 मिलियन देने को तैयार है। ज़बरदस्त, 50 मिलियन। भाई अभी भी 400 मिलियन रहते हैं भाई, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। 7 हो गया, 7.5 हो गया, 8.5%। इसका थर्ड नंबर कर देते हैं, रिवर्स डच ऑक्शन मेथड है ये। और ये कितने देने को तैयार है, ये 80 मिलियन देने को तैयार है। इसको भी लिख देते हैं। ये कौन है भाई, मेरा भाई थर्ड कौन है, थर्ड है ई, इसको भी लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 8.5% के बाद 9%, इसका चौथा नंबर हो गया भाई। ये कितना मांग रहा है, ये कितना मांग रहा है, ये मांग रहा है 90 मिलियन। 90 मिलियन इसको भी दे देते हैं। कौन सा है भाई, 90 मिलियन वाली डी को हमने 90 मिलियन दे दिया। भाई अभी भी रहते हैं, 500 में से 100 मिलियन निकल गए, 80 निकल गए, 90 निकल गए, अभी भी पैसे रहते हैं। तो भाई 9 के बाद हमारे पास परसेंटेज बनती है 8.5%। 9 के बाद हमारे पास परसेंटेज बनती है 10%। भाई 10% वाले साहब को भी दे देते हैं। कौन है, सी है, और सी को कितने चाहिए भाई, 100 मिलियन चाहिए। 100 मिलियन इसको भी दे देते हैं भाई। अब कितने बचे, क्या अभी भी 500 में से कोई अमाउंट रहता है, बिल्कुल रहता है। 500 में से इसको माइनस करूं 100 मिलियन, 80 और 90, अच्छा 100 मिलियन ये भी होगा तो 200 मिलियन चले गए। 80 और 90 हमारे पास कितने बनते हैं भाई, 80 और 80 160, 170, ये हो गए 170
और ये हो गए 100। तो 100, 200, 200 और 170 हो गए 370। अभी भी 130 की गुंजाइश है मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी 130 की गुंजाइश है। तो 10% के बाद जो मेरे पास नंबर आता है वो बनता है 11%। तो मैं छठे नंबर पे रखता हूं इसको, आई को। और इसने कितने पैसे मांगे भाई? 40 मिलियन, सॉरी 40 मिलियन इसने मांगे, 40 मिलियन इसने मांगे, आई ने 11%। लेकिन सर 11% में बदीन लिमिटेड भी मांग रहा है 250 मिलियन। सही है, 11%। अच्छा, अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो अभी भी रहते हैं पैसे। 500 में से आप निकाले ना, 100, 200, 500 में 100 क्या, 400, 300, 230 और 190। 190 मिलियन तो अभी भी दरकार है। तो भाई ये जो 20 साहब है बदीन लिमिट, ये भी 11% पे देने को तैयार है। तो क्या आप बदीन लिमिट को 100 रिमेनिंग अमाउंट बदीन लिमिट को दे दूं, बदीन लिमिट को रिमेनिंग अमाउंट दे दूं, बी को मैं रिमेनिंग अमाउंट दे दूं? नहीं प्यारे बच्चों, अब यहां पे वो लॉ आपसे कहता है कि जी आपने प्रोपोर्शनेट करना होगा। ठीक है, जो दो बंदे अगर सेम रेट पे आ गए और आपकी बिड पूरी होने जा रही है तो फिर आप उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे। इसका मतलब है अगर मैं 11% पे बदीन लिमिट को भी दे दूं, 11% पे बदीन लिमिट को भी दे दूं और जितने प्रोपोर्शनली बनता है वो दे दूं, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों मुझे 500 मिलियन मिल जाएंगे। मैं कहूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अयूबिया 13% मांग रहे हो, दफाओ, नहीं दूंगा तुम्हें, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? फैसलाबाद लिमिटेड, 1 रुपया भी तुम्हें नहीं दूंगा। सही है, तुम दोनों तो बेटा साइड में हो जाओ, तुम्हें तो 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ ये तो सर अब इनको क्या इनके रिस्पेक्टिव रेट पे दूंगा? नहीं, कौन सा ऐसा रेट था कि उस रेट पे आके आपको जितना पैसा चाहिए था वो पूरा मुकम्मल हो चुका है? प्यारे बच्चों, दैट रेट इज 11%, दैट रेट इज 11%, दैट रेट इज 11%। सही है, क्योंकि अब आप 12% पे नहीं जाओगे। 11 के बाद अगला रेट है 12% का, 12% पे आप नहीं जाओगे, अगला रेट है 13% का। तो इन सारे को, इन सबको, इन सबको आप 11% पे ऑफर कर दोगे। सही है, इसका मतलब है पहला नंबर किसका था? घोटकी का। घोटकी को आप 50 मिलियन दे दोगे, घोटकी को आप 50 मिलियन दे दोगे 11% के रेट पे। सही है, उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर किसका था? हैदराबाद का, उसको भी 50। इस तरह करते 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 आप फंसोगे कहां पे? आप फंसोगे इस्लामाबाद लिमिटेड में और बदीन लिमिटेड में। क्यों? बिकॉज दोनों ही 11% में मांग रहे हैं और दोनों ही के 11% में मेरा कट ऑफ रेट निकल रहा था। दोनों ही 11% मांग रहे हैं, बट मैं दोनों को ना 250, मैं ना इसको 40 दे सकता हूं ना इसको 250 दे सकता हूं। सही है, बिकॉज मुझे फिर नीचे वाले जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकेगी। तो यहां पे वो आपसे कहता है प्रोपोर्शनेट निकल लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, 250 को डिवाइड करें 290 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें अगेन 250 से, आपके पास जो नंबर आएगा 250 में से उतने आप उसको देते हैं। सही है, तो जो आपके पास रिमेनिंग रह गया था उसके बेसिस पे आप दोनों को एलोकेट करें। अच्छा, वो नंबर कैसे निकलेगा? वो नंबर आप समझ लें, 500 में से 100 गए, 400 बचे, 400 में से 170 गए, 230 बचे, 230 में से 100 गए, 130 बचे। अब ये 130 आपने एलोकेट करने प्रोपोर्शनेटली बिटवीन बदीन लिमिटेड एंड इस्लामाबाद लिमिटेड। सही है, ये 130 आपने एलोकेट करने बदीन को, तो 130 का नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे पहले बदीन का 250 डिवाइडेड बाय 290। इसी तरीके से 130 वापस से मल्टीप्लाई होगा 40, जो कि मेरे पास इस्लामाबाद का नंबर है, और डिवाइड हो जाएगा 290 से। तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा और इस तरीके से ये 130 मिलियन शेयर्स प्रोपोर्शनल बेसिस पे एलोकेट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक आंसर था। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी और एग्जैक्टली रिवर्स मेथड के तहत इसी चीज को हमने सारी चीजें लिखनी थी। अगर आप यहां पे एक चीज देख लें, A and F will be declared unsuccessful as they submitted bid for higher than the cutoff profit rate of 11% per annum. When all the bids made at a profit rate below the cutoff profit have been accommodated and the TFCs are still available for allotment, the remaining TFCs shall be allotted proportionally to the bid made at the cutoff profit rate. सही है. As a result, B and I will be allotted the securities on a proportion basis, that is 86.2%, 11.38. ये ऐसी है जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन करके दी हुई है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास एक अच्छा सवाल था और उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट 2 है कि स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टर एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ टीएफसी। स्ट्रेट हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होती है।